कंगड़ी का राज। वैसे तो हर एक मौजू पर कहानियाँ लिखी गई हैं, जिनों पर, परियों पर, जंगली जानवरों पर, पेड़ों और परिंदों पर। लेकिन आज जो कहानी मैं आप सबको सुनाऊंगा, उसको सुनने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप सब कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? तो ठीक है, मैं कहानी सुनाना शुरू करता हूँ। इस कहानी का टाइटल है कंगड़ी का राज। एक मुल्क में एक बादशाह था जिसका नाम जाबिर था। जाबिर का मतलब है जालिम। वो अपनी रआया को ज़िंदगी की हर सहूलियत तरसा तरसा कर देता था ताकि लोग उसकी सहूलियत मोहताज रहें और उसकी ताबेवारी करते रहें। बादशाह तो बहुत खुशहाल था, लेकिन उसकी रआया बहुत गुर्बत में ज़िंदगी बसर कर रही थी। उनके पास खाने के लिए बहुत कम अनाज था, पहनने के लिए काफ़ी कम कपड़े थे, पीने के साफ़ पानी की कमी थी। गर्मियों में लोग पसीना पसीना हो जाते थे और सर्दियों में ठंडी से बेहाल। लोगों की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। ऊपर से अगर किसी के पास ज़रूरत से ज़्यादा रकम होती तो उसको बादशाह के दरबार में हाजिर किया जाता। इस बात की छानबीन की जाती कि उसके पास इतनी रकम आई कहाँ से। फिर बादशाह के हुक्म से वो रकम सरकारी ख़जाने में जमा करा दी जाती। हुक्म ना मानने पर कसूरवार को 50 कोड़े मारकर कैद खाने में डालने का हुक्म दिया जाता। उसी मुल्क में के एक शहर में एक नहायत ही गरीब शख्स रहता था जिसका नाम जमाल था। उसके पास रहने के लिए एक कच्ची झोंपड़ी थी जिसमें वो अपने 4 बच्चों और बीवी के साथ रहता था। एक तो रहने के लिए जगह बहुत कम, दूसरा खाने के लाले वो अपनी ज़िंदगी से बेहद परेशान था। मेहनत मजदूरी करके वो मुश्किल से घर चला पाता था। कभी कभी तो मजदूरी भी नहीं मिलती थी। वो इबादत गुजार भी था और हर नमाज के बाद खुदा से अपने घर में बरकत के लिए दुआ मांगता था। एक रोज़ वो नमाज अदा करने के बाद खुदा से गिला शिकवा कर रहा था कि ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मेरी ये कैसी तकदीर लिखी है कि अपने बच्चों को अच्छी तरह पाल भी नहीं सकता। मेरे आसपास भी तो गरीब रहते हैं, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा गरीब हूँ। क्या मैं कभी भी अपने घर वालों को लजीज पकवान नहीं खिला सकूँगा? उसकी ये बातें सुनकर उसकी बीवी कहती, तुम ये किससे गिला शिकवा कर रही हो? जमाल ने आमीन कहकर जवाब में कहा, खुदा से और किससे? अरे क्यों अपना वक्त ज़ाय कर रहे हो? वो तो अमीरों की सुनता है, हम गरीबों की क्यों सुनेगा? एक तो उसने हमें गरीब पैदा किया, दूसरा हम पर ऐसा हुक्मरान मुसल्लत कर दिया जो हम गरीबों को पेट भर कर खाने को भी नहीं देता। पता नहीं कब तक वो हमारा इम्तहान लेता रहेगा। अरे कम अकल, ऐसी बातें मत करो। वो जब देने पे आता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। छप्पड़ फाड़ कर देता होगा अमीरों को, उसकी बीवियों ने मुंह बनाते हुए कहा। एक दिन सुबह ही हल्की हल्की बर्फ़ बारी हो रही थी। शाम होने के साथ ही हर तरफ काफ़ी बर्फ़ जमा हो चुकी थी। जमाल अपने अहल खाना के साथ कमरे में दुबक कर बैठा सर्दी से ठठरा रहा था। गर्मी का कोई बंदोबस्त भी नहीं था। बर्फ़ लगातार गिर रही थी। तमाम मकानों की छतें रवाई से लदी हुई दिखी थी। जमाल आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से उठा और उस कंगड़ी की तरफ हाथ बढ़ाया जिसमें सुबह उसकी बीवी ने चंद कोयले डालकर बच्चों के लिए गर्मी का इंतज़ाम किया था। लेकिन वो कोयले अब पूरी तरह बुझकर राख हो चुके थे और नीचे बैठे ही लगाता था कि दरवाज़े पर दस्तक हुई। उसने सोचा, बर्फ़बारी में कौन हो सकता है। वो घुटनों पर हाथ रख कर खड़ा हुआ और आगे बढ़कर
दरवाजे पर लगी हुई चिटकनी खोल दी, बट खुलते ही सामने एक ज़ईफ़ुल उम्र अजनबी शख्स खड़ा था। जमाल ने सर से पैर तक उसके सरापा जायज़ा लिया और पूछा, कौन हो भाई, क्या है, क्या चाहते हो? एक परदेशी हूँ, बहुत भूख लगी है, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो मेरे भूख मिट जाती। बूढ़े अजनबी ने ठंडे से कपकपाता हुए कहा, अरे भाई, हमारे आपने खाने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हें कहाँ से देंगे? कहकर जमाल ने दरवाजे के पट बंद करना चाहा तो बूढ़ा अजनबी फिर बोला, खाना ना सही, इतनी ठंडी में अगर थोड़ी गर्मी का बंदोबस्त हो जाता तो मैं सर्दी से बच जाता। देखो भाई, हमारे घर में एक ही कांगड़ी है, वो भी ठंडी पड़ी है, चलो माफ़ करो, जाओ यहाँ से। जमाल ने फिर से पट बंद करना चाहा तो बूढ़े अजनबी ने कहा, ये कैसे मुमकिन है कि घर में कांगड़ी हो और बर्फ़ में ठंडी पड़ी हो? बराह मेहरबानी मुझे वो कांगड़ी दे दीजिए ताकि मैं अपना जिस्म गर्म कर सकूं। अरे भाई, एक बार बोल दिया कि कांगड़ी ठंडी है, कोयले बुझ चुके हैं, तुम समझते क्यों नहीं? चलो जाओ यहाँ से। दरवाजे से ठंडा अंदर दाखिल हो रही है। जमाल को उस पर बेहद गुस्सा आया तो बूढ़े ने नहायत ही नरमी से कहा, इस बूढ़े पर कुछ तो तरस खाओ, मैं ठंड से मर जाऊंगा। अरे भाई, मरते हो तो मर जाओ, मैं क्या करूं? जब हम लोग खुद ठंड से मर रहे हैं, तुम्हें कहाँ से कोयलों से भर कर हुई कंगड़ी दें? ये कहकर जमाल गुस्से में अंदर किया। थोड़ी देर बाद अंदर से कंगड़ी लाकर उसे दिखाते हुए बोला, ये देखो, ये देखो, क्या उसमें अंगार हैं? नहीं ना? गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। आज मैं उस कंगड़ी का किस्सा ही ख़त्म कर देता हूँ, कहकर जमाल ने कंगड़ी ज़ोर से आंगन में ज़मीन पर दे मारी तो कंगड़ी में लगे हुए मिट्टी के बर्तन के टुकड़े दूर तक बिखर गए। लो, अब तुम खुश हो गए? चलो अब जाओ यहाँ से। एक तो इस गुर्बत ने हमारा जीना दो भर कर दिया है, दूसरा तुमने। अरे भाई, इतना गुस्सा मत करो, देखो गुस्से में तुमने अपना नुकसान कर दिया। ठीक है, मैं जानता हूँ, खुदा तुम्हारे हाल पर रहम करे, कहकर बूढ़ा शख्स दरवाजे से दूर हो तो जमाल ने दरवाज़ा बंद किया और आकर कमरे में बैठ गया। बीवी ने पूछा, इतने अंधेरे में कौन आया था? कोई अजनबी बूढ़ा था, दिमाग ख़राब कर दिया। एक बार बोला हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मानता ही नहीं था। चलो, खाने को कुछ है तो दे दो, बड़े ज़ोर की भूख लगी है। बच्चे तो चाय पीकर ही सो गए, बिना दूध की चाय है और कुछ सतो बच्चा है। मैं चाय और सत्तू से काम चला लूँगी, तुम चावल की खरचन खा लो। फिर दोनों खा पीकर खुद को ठंडी से बचाने के लिए बिस्तर में घुस गए। सुबह हुई तो बर्फ़ थम चुकी थी, लेकिन सारा आलम बर्फ़ की सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ था। चरंदे परिंदे अपने आशियानों से निकलकर दाने के लिए मेहनत कर रहे थे। जमाल मकान की छत पर जमा हुई बर्फ़ को नीचे गिराने के लिए बेलचा लेकर छत पर चढ़ा और फिर जल्द ही उसने छत साफ कर दी। सीढ़ी से नीचे उतरकर उसकी नज़र अपनी कंगड़ी पर पड़ी तो वो हो चुका हो रह गया। वो सोचने लगा, कल शाम को तो उसने एक कंगड़ी ज़ोर से ज़मीन पर दे मारी थी और गिरकर उसके टुकड़े दूर तक बिखर गए थे, फिर यह सही सालिम कैसे है? उसने पास जाकर कंगड़ी उठाई तो कंगड़ी वाकई साबित थी। वो कंगड़ी लेकर दौड़ता हुआ मकान में दाखिल होकर बीवी को बुलाने लगा। क्या बात है, आसमान क्यों सर पर उठा रहे हो? बीवी ने पास आकर पूछा। जमाल ने उसे रात की सारी कहानी सुनाई। फिर अचानक कंगड़ी का रंग तब्दील होने लगा। देखते ही देखते कंगड़ी
भारी होने लगी और फिर सुनहरे रंग में बदल कर सोने की बन गए। दोनों हैरत भरी नज़रों से कंगड़ी को देख रहे थे। जमाल ने खिड़की से झांक कर आंगन की तरफ देखा, लेकिन बर्फ़ पर दूर तक किसी भी इंसान के पैरों के निशान नहीं थे। उसने बीवी से कहा, इस सफ़ेद रैश वाले बूढ़े शख्स के रूप में ज़रूर कोई फरिश्ता या जिन था, क्योंकि अगर वो इंसान होता तो बर्फ़ पर ज़रूर उसके आने के निशान होते। बीवी ने कहा, यकीनन कोई जिन या फरिश्ता ही था। देखा तुमने, मैंने कहा था ना, वो छेड़ भाड़ कर देता है, लेकिन हमें तो उसने कंगड़ी में शक्ल में दे दिया। दूसरे दिन सवेरे ही जमाल कंगड़ी की कुछ तलियाँ तोड़कर शहर में सोनार के पास ले गया। सोनार ने कसौटी पर घिसकर देखा तो खालिस सोना था। जमाल को सोने की काफ़ी सारी रकम मिली। उसने बाज़ार से घर के लिए बहुत सा सौदा सलफ और कपड़े वगैरह ले और घर चला आया। एक साथ इतना ज़्यादा सामान देखकर उसकी बीवी ज़िंदगी में पहली बार खुश हुई। कुछ दिन तो घर से बाहर ही नहीं निकला। उन्होंने तरह तरह की पकवान खाए और अच्छे अच्छे कपड़े पहने। कुछ दिन गुजरने के बाद वो फिर बाज़ार जाकर घरेलू सामान वगैरह लाया। उस दौरान उसने पुख्ता मकान भी बना लिया। इस पास के पड़ोसी उसकी खुशहाली पर हैरान थे, लेकिन वो कहते थे ना, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। एक शाम बीवी ने उसने कहा, देखो अब हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो गई हैं, मकान भी बन गया, बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा है, काफ़ी सारे नकद भी है। अब हमें अपने जैसे गरीबों की मदद करना चाहिए ताकि वो भी अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकें। कांगड़ी की तलियाँ तोड़कर फिर से बराबर हो जाती हैं। हमारा तो कुछ कम नहीं होगा, बल्कि गरीबों का भला हो जाएगा। वैसे भी खुदा ने दिया तो खुदा की राह में खर्च करेंगे तो रब भी खुश होगा। जमाल को बीवी की ये तजवीज़ पसंद आई। अब वो हर रात को एक गरीब पड़ोसी के घर के बाहर चुपके से कुछ रकम रख आता था। देखते ही देखते शहर के तमाम गरीबों ने पक्के मकान बना लिया और उनकी माशी हालत भी बेहतर होने गए। इधर गरीब लोग सोच रहे थे कि शायद बादशाह के सिपाही छुपकर उनकी मदद कर रहे हैं। इधर बादशाह के मुखबरों ने बादशाह तक ये खबर पहुंचाई कि फ़लाँ शहर के अवाम टैक्स देने से इनकार करते थे, लेकिन आज उन तमाम लोगों ने पुख्ता मकान बना लिए हैं। वहाँ की सड़कों पर तारकोल बिछा हुए हैं। बादशाह ने जब ये बात सुनी तो आग बबूला हो गया और वज़ीर से बोला कि उन सब लोगों को दरबार में हाजिर करो। बस फिर किया था, सिपाही सबको पकड़कर ले गए और राजा के सामने दरबार में हाजिर किया। राजा ने सबसे एक ही सवाल किया, आप लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आया? सवाल सुनकर सबके सर झुक गए। तभी एक शख्स ने कहा, बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद हो। कुछ माह पहले मेरे घर के बाहर सुबह सवेरे एक थैले में मोटी रकम रखी हुई थी और रखने वाले का कोई अता पता नहीं था। मैंने सोचा हमारे लिए भलाई का ये काम आप ही करवा रहे हैं। फिर सब ने बारी बारी यही अल्फाज दोहराते तो बादशाह परेशान हो गया। बादशाह ने कहा, हमारा हुक्म था जिसके पास भी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा होगा वो सरकारी ख़जाने में जमा करवाएगा, लेकिन आपने पैसा छिपा कर रखा और हमारी हुक्म अदवाली की है और इसलिए आप सब 50-50 कोड़ों के हकदार हैं। फिर उसने वज़ीर को हुक्म दिया कि उन सब को कोड़े मारने का काम शुरू किया जाए। उससे पहले कि कोड़े मारे जाते, जमाल ने कहा, हुजूर का इकबाल बुलंद हो, जान की आमान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ? बादशाह ने कहा, बोलो क्या कहना चाहते हो? जमाल ने कहा, मेरा नाम जमाल है और ये सब लोग बेकसूर हैं, उनको छोड़ दे। दरअसल उन लोगों के घर के बाहर वो रकम मैं रखता था। यह सुनकर सारे एक दूसरे की तरह हैरत भरी नज़रों में से देखने लगे। बादशाह के भी होश उड़ गए और उसने गुस्से में कहा, अच्छा तू असली कसूरवार तुम हो।
तुम्हें इसकी बराबर सज़ा मिलेगी। लेकिन अब सवाल का जवाब दो, ये करोड़ों का मामला है, सच बताओ तुमने कहाँ डाका डाला? आलीजा, मैंने कहीं डाका नहीं डाला। मेरे पास सोने की एक कंगड़ी है जिसकी तितलियाँ बेचकर मैं उनके लिए ये रकम लाता था। सोने की कंगड़ी? ये तुम क्या बोल रही हो? हमें बेवकूफ़ मत बनाओ, सच बोलो, नहीं तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। फिर जमाल ने राजा को शुरू से पूरी बात बताई तो राजा ने कहा, उस कंगड़ी को हमारे सामने पेश किया जाए। जमाल ने कंगड़ी के साथ ही लाई हुई थी दिखाते हुए बोला, जहाँ पना, ये रही वो कंगड़ी। जमाल के हाथ से सोने की कंगड़ी देखकर बादशाह की नीयत बदल गई और बोला, उसके हाथ का अंगड़ी लेके हमारे पास लाओ, उसका सर कलम कर दो। सिपाही ने कंगड़ी बादशाह के सामने रखी तो बादशाह ने देखा वो एक आम सी कंगड़ी में तब्दील हो गई। तो उसने गर्जदार आवाज़ में कहा, ठहरो, सोने की कंगड़ी अचानक कैसे आम कंगड़ी में तब्दील हो गई? ये क्या माजरा है? जहाँपना, दरअसल मेरे हाथों में आते ही ये कंगड़ी सोने की हो जाती है, दूसरे के हाथ में जाते ही ये आम कंगड़ी बन जाती है। ये सुनकर बादशाह सोच में पड़ गया कि अगर उसका सर कलम कर दिया तो ये कंगड़ी बेकार हो जाएगी। अपनी ऊंची कुर्सी से नीचे उतरकर बादशाह इधर उधर टहलने लगा। फिर थोड़ी देर बाद वो वापस ही अपनी कुर्सी पर बैठा और बोला, चूँकि तुमने आवाम की भलाई के लिए काम किए हैं, इसलिए हमने ये फ़ैसला किया कि आज से तुम हमारे वज़ीर बनकर इसी दरबार में रहोगे और ये कंगड़ी भी तुम्हारे ही पास रहेगी। बादशाह का यह फ़ैसला सुनकर पकड़कर लाए हुए तमाम लोग खुश हुए और बादशाह सलामत ज़िंदगी जिंदाबाद के नारे लगाने। जमाल ने कंगड़ी उठाते हुए आसमान की तरफ देखते हुए कहा, जाको राखे साया मार सके ना कोई। साया। घर आकर बिगड़े हुए त्योरेले को राहिमा सीधे अम्मी के पास ले आई। अम्मी, अपने अब्बा को मुझे स्कूल लेने के लिए भेजा था। उसके लहजे की नागवारी को महसूस करते हुए अम्मी ने कहा, नहीं बेटा, वो तुम्हारे वालिद हैं, तुम्हारी फ़िक्र होती है, वो आजकल के माहौल को जानते हैं, इसीलिए तो उस बीमार में भी तुम्हारे स्कूल की छुट्टी के वक्त से पहले ही पहुंच जाते हैं ताकि तुम्हें आने में कोई परेशानी ना हो। अम्मी प्लीज़, परेशानी को तो बात ही मत कीजिए। उनके आने से मुझे बहुत ही अजीब सा लगता है और अपने दोस्तों के सामने खवा मखवा सफाई देनी पड़ती है। राहिमा ने अब्बू को अंदर आते हुए देखकर अदबी ज़ुबान में कहा और पैर पकड़ती हुई कमरे में चली गई। क्या हुआ राहिमा? रशीदा ने उसके बिगड़े मिजाज को देखते हुए पूछा। होना क्या था? अच्छा हुआ तुम 10वीं के बाद अपनी तालीम जारी ना रख सकी, वरना मेरी तरह तुमको अब्बा स्कूल से घर और घर से स्कूल लेने आते। तुम कितनी बदतमीज़ी से बोल रही हो राहिमा। अब्बा बाहर खड़े हैं, अगर सुन लिया तो कितना बुरा लगेगा उनको। राशिदा ने आंख दिखाते हुए कहा। तो अच्छा है, सुन लेना, वो हमारे लिए करते ही क्या है। ये एक टूटा हुआ दरवाज़ा जो आज तक नसीब नहीं हुआ कि बना दे, उसने अपने पैरों से पास ही लगे हुए दरवाज़े पर ठोकर मारी, जिस दरवाज़े के बाजूत तक हिल गए। राशिदा ने बेचारगी से कहा, बस इतना ही कह सकती हूँ कि अगर आपका बाप अपनी तबीयत की ख़राबी की वजह से कोई काम ना कर रहा हो तो उसमें उनका क्या गलती। हर वालिदीन अपने से अच्छी ज़िंदगी अपने औलाद को देने के ख्वाहिशमंद होते हैं, लेकिन अगर वो बदकिस्मती से ज़िंदगी के इस पड़ाव पर सेहत ना होने की वजह से हमें ज़िंदगी की वो आशाइश नहीं दे पा रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम उनको ताना ना दें बल्कि उनके साथ मोहब्बत से पेश आएँ, जैसे कि हम अपने
خوشحال دنوں میں ان کی عزت کرتے تھے۔ شکر ہے ہمارے سر پر ایک چھت تو ہے جس میں ہم اپنے والدین کے ساتھ بحفاظت رہ رہے ہیں۔ ایک روٹی تو سکون کی فراہم کر رہے ہیں نا۔ وہ اس کی آنکھ میں آنکھ ڈالے بول رہی تھی۔ اتنا کچھ سمجھانے کے بعد بھی رحمہ پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ وہ جھٹ سے بولی، امی نہ ہوتی تو ایک روٹی بھی نہ ملتی۔ بیچاری دن بھر مشین چلاتی رہتی ہے، پھر ان کے رہنے کا کیا فائدہ۔ نہ جانے کب امی پیچھے آ کر اس کی بکواس سن رہی تھی اور اس زور کا تماچا اس کو دے مارا۔ بدتمیز، کچھ زیادہ نہیں ہو گئی؟ یہ تمہارے باپ کی چھوٹ ہے جو آج یہ اتنی بدتمیز کر رہی ہے۔ تم کیا جانو، گھر کے دروازے کے باہر باپ کی چپل اتری ہونا بھی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ کچھ بھی ہو، تمہارے ابا نے ہم لوگوں کے لیے بہت کچھ کیا۔ آج اپنی بیماری سے پریشان ہیں تو کیا ان کا ساتھ چھوڑ دو؟ امی نے اپنے آنسو کو ڈوبتے ہوئے کے کونے کے صاف کرتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ عالیہ کے ابا بھی تو ایک باپ ہیں، اس کے لیے زندگی کی تمام طرح آسائش کرتے ہیں۔ وہ کتنی بڑی گاڑی سے آتی ہے، اس کے پاس وہ سب کچھ ہوتا ہے جو ہم صرف خواب میں سوچ سکتے ہیں۔ رحمہ نے کہتے ہوئے ایک لمبی سانس چھوڑی۔ راشدہ کو ساری بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ اپنے کلاس کے اور بچوں کی زندگی سے متاثر ہو رہی ہیں اور اپنے پاس وہ آشائش نہیں پا کر ابا کو اس کا قصوروار سمجھ رہی ہیں۔ راشدہ نے کہا، چلو اچھا ٹھیک ہے، یہ سب فالتو کی بات چھوڑ دو، چلو کھانا کھاتے ہیں۔ دن دھیرے دھیرے گزرتا گیا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ عالیہ سے اس کا لگاؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ آج یہ لائی تھی، اس کے پاپا یہ، اس کے پاپا وہ۔ رحمہ ہر وقت اسی کی بات کرنے لگی۔ ایک دن اسکول سے آنے کے بعد وہ امی سے عالیہ کے گھر جانے کی ضد کر رہی تھی۔ امی، اس کی سالگرہ سے مجھے جانے دیں۔ جیسے تیسے کر کے امی مان گئی۔ میں اس کے ساتھ اس کے دوست بنائے ہوئے ایڈریس پر پہنچے، ایک عالیشان محل نما گھر جس میں داخل ہوتے ہی عالیہ بڑے خوشی ملی۔ پورا گھر سجا ہوا تھا، اور کیوں نہ سجتا، ان کی اکلوتی بیٹی کا سالگرہ تھی۔ ابھی وہ ہمیں اپنا گھر دکھا ہی رہی تھی کہ اتنے میں اس کے گھر کے نچلے حصے سے چلانے کی آواز آنے لگے۔ ہم سب دوڑ کر نیچے کی طرف بھاگتے ہوئے آئے۔ عالیہ نے بتانے پر پتہ لگا کہ اس کا والدین ہے۔ اس کے ابا نشے کی حالت میں تھے اور اس کی امی کو بڑی بے رحمی سے مار رہے تھے۔ باقی گھر کے ملازم اور سالگرہ میں آئے ہوئے مہمان حیرت اور ڈر سے کے مارے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ہم وہاں سے جیسے تیسے کر نکل گئے اور گھر آ کر گہری سانس لی۔ تم ایسی زندگی خواہش مند رہو رحمہ؟ میں نے اتنا ہی کہا کہ رحمہ گلے لگ کر بہت روئی اور شاید اپنے کہتے ہوئے الفاظ کو اس کو یاد آ رہے تھے جو وہ ابا کے لیے بول دیتی تھی۔ صبح ہوتے سب سے پہلے اس نے ابا سے پوچھا کہ ابا، آپ کے لیے چائے لاؤں؟ اور ابا حیرت سے اس کو دیکھتے ہوئے بولے، ضرور، کیوں نہیں۔ ان کے لفظوں میں ایک الگ سی خوشی تھی۔ ابا اور اس کو ایک ساتھ چائے پیتے دیکھ امی نے سکون کی سانس لی، نہیں تو اس کے تیور دیکھ کر پریشان رہتی تھی۔ پر یہ محبت بھرے لمحے کچھ پل کے تھے۔ اسی دن شام کو ابا معمولی سے درد میں ہمیں اکیلا چھوڑ گئے۔ رحمہ کے لیے یہ بہت دکھ کی بات تھی۔ وہ اپنے ہوش سے بیگانہ بار بار یہی کہتے جا رہی تھی، اس کو تو ابا سے معافی مانگنی تھی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد زندگی نارمل ہونے لگی۔ امی نے ٹوٹے ہوئے دروازے بدلوا دیے، لیکن ایک رات کچھ آہٹ سننے کے لگا
کوئی گھر میں ہے۔ شکر کرنے پر محلے والے مدد کو آئے تو پتہ لگا پڑوس کے ایک آدمی تھے، وہ گھر میں گھس آئے۔ ہمیں معلوم تھا چوری کرنے لائق ہمارے پاس کوئی شے نہیں تھی، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ وہ کسی غلط ارادے سے آئے تھے۔ اس دن اس بات کا احساس رحمہ کو ہوا، ابھی پہلے ہمارا دروازہ ٹوٹا تھا، ایک دھکے میں کھل جاتا، پر تب کوئی نہیں آیا کیونکہ اس وقت ہمارے سر پر باپ کا سایہ تھا، اور آج دروازہ اتنا مضبوط ہے پھر بھی یہ گھس آئے۔ دروازے کی مضبوطی کچھ نہیں، باپ بیمار ہی صحیح گھر میں رہے تو بہت بڑا سایہ ہے۔ اتنا کہہ کر ہم دونوں بہت روئے۔ کہانی الٹ گئی تدبیر۔ ہر اسکول میں جہاں بہت سے اچھے اور نیک طالب علم ہوتے ہیں، وہیں چند شریر اور بدمعاشی لڑکے بھی پڑھتے ہیں جو پڑھائی میں کم اور شرارت پر زیادہ دھیان دیتے ہیں۔ ایسے ہی لڑکوں میں ایک الباب بھی تھا۔ وہ 7ویں درجے کا طالب علم تھا۔ اس سے طلبہ اساتذہ بھی پریشان رہتے تھے۔ روزانہ نت نئے شرارتوں سے دوسروں کو حیران اور پریشان کرنا اس کا معمول ہی تھا۔ اسی وجہ سے کلاس کے مانیٹر سے اس کی نہیں بنتی تھی۔ مانیٹر سرفراز اس کی شرارتوں کی شکایت ٹیچر سے کرتا تو ٹیچر اس کی پٹائی کر دیتے تھے۔ الباب ٹیچروں کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا، مگر اپنی پٹائی کا بدلہ اس طرح لیتا کہ مانیٹر سرفراز کے تھیلے سے کبھی قلم گم ہو جاتی تھی، کبھی پینسل بھی، کبھی ربر تو کبھی شارپنر۔ سرفراز ان چوریوں کی بھی شکایت ٹیچر سے کرتا، لیکن ٹیچر چور کو سزا دینے سے قاصر رہتے تھے کیونکہ چور پکڑا نہیں جاتا تھا۔ الباب پر یوں ہی الزام لگا کر تو اس کو سزا نہیں دے سکتے تھے، اور کوئی ٹھوس ثبوت طلبہ کے پاس ہوتا نہیں تھا۔ ویسے سب کو یقین تھا کہ یہ حرکتیں الباب کی ہی ہیں۔ سرفراز بہت نیک لڑکا تھا۔ وہ امتحان میں ہمیشہ اول آتا تھا، اساتذہ کی عزت کرنا اور کلاس کے لڑکوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت سے پیش آتا تھا۔ اسکول کی تحریر اور تقریری مقابلوں میں وہ کئی انعامات بھی حاصل کر چکا تھا۔ اپنی سرفراز کے تقاضے کا تحت وہ الباب کی چوریوں کو نظر انداز کرتا رہا، مگر آخر کب تک؟ برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ اب تو الباب کی شرارت نے ایک نیا رخ لیا تھا۔ سرفراز جس روز الباب کی شکایت ٹیچر سے کرتا، اس دن ٹفن کے وقفے کے بعد جب کلاس لگتا تو اس کی کسی کتاب کے 1-2 ورق غائب ملے۔ یہ معاملہ برداشت کے باہر ہو گیا۔ اس نے سوچا اس طرح تو پڑھائی کا نقصان ہوگا، اور قیمتی کتابیں دوبارہ اپنی جیب سے خریدی نہیں جا سکتی کیونکہ اسے معمولی جیب خرچ ملتا تھا۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ الباب کو سبق سکھانا چاہیے تاکہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آئے۔ لہٰذا اس نے اپنے ہم جماعت دوست دلشاد کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ منصوبے کی کامیابی کا اسے پورا یقین تھا۔ اب وہ موقع کی تلاش میں رہنے لگا، اور یہ موقع اسے جلد ہی مل گیا۔ نیا سیشن شروع ہو گیا تھا۔ اب الباب، سرفراز، دلشاد اور دیگر بہت سارے لڑکے 8ویں درجے کے طالب علم ہو گئے تھے۔ پاس ہونے والے سب ہی لڑکوں کے پاس نئی نئی کتابیں تھیں۔ ایک دن خالی پیریڈ میں الباب نے اپنے آگے کی بینچ پر بیٹھے لڑکوں کی پشت پر قلم سے ڈھیر ساری سیاہی جھڑک دی۔ مانیٹر سرفراز نے اسے دیکھ لیا اور اس کی شکایت کلاس ٹیچر عفان سر سے کر دی۔ الباب کی اس نئی شرارت پر عفان سر چراغ ہو گئے۔ اس دن اس کی جم کر پٹائی ہوئی تھی۔ سرفراز نے سمجھ لیا تھا کہ آج الباب اس کی کتابوں کا ستیہ ناش ضرور کرے گا۔ ٹفن کا واقعہ ہونے کے بعد الباب اور دوسروں طلباء کو کلاس سے فوراً باہر چلے گئے تھے۔
لیکن سرفراز اور اس کا دوست ذرا دیر سے نکلے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب الباب نے دیکھا کہ کلاس میں کوئی نہیں ہے تو وہ داخل ہوا اور چند منٹ بعد ہی نکل کر کسی دوسری طرف چلا گیا۔ جب الباب باہر نکل گیا تو دوبارہ سرفراز کلاس روم میں داخل ہوا۔ ٹفن کا وقفہ ختم ہونے پر سب لڑکے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد اردو کے ٹیچر آئے تو سب لڑکوں نے اپنی اپنی اردو کی کتابیں نکالی۔ اچانک الباب اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر رندھی ہوئی آواز میں کہنے لگا، سر، کسی نے میری ساری کتابیں پھاڑ ڈالی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی 4-5 پھٹی ہوئی کتابیں دکھائیں۔ سب لڑکے حیرات میں پڑ گئے۔ ایسی شرارت تو خود الباب کرتا ہے، یہ شرارت کس نے کیا؟ کسی نے پھاڑ میں ہیں یہ کتابیں؟ کس نے؟ سر نے گرج کر کہا۔ دلشاد نے کھڑے ہو کر کہا، خود اسی نے پھاڑی ہیں سر۔ میں اپنی کتابیں کیوں پھاڑوں گا؟ الباب نے غصے سے کہا۔ سر، بات یہ ہے کہ ٹفن کے وقفے میں سرفراز نے اپنی کتابیں الباب کے تھیلے میں رکھ دی تھیں اور اس کی کتابیں اپنے تھیلے میں۔ کمرہ خالی دیکھ کر الباب چپکے سے آ کر سرفراز کے بیگ میں ہاتھ ڈال کر چر کی کتابیں پھاڑ ڈالیں۔ کتابیں پھاڑ کر جب یہ باہر نکل گیا تو سرفراز نے اپنی اور اس کتابیں اپنی جگہ پر رکھ دے۔ سر، ہم لوگ چھت کے روشن دان سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ سارے طلبہ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ تو تم اپنے جرم کی سزا فوراً پا لی، ٹیچر نے مسکراتے ہوئے کہا، الباب سے کہا۔ پھر سرفراز سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، تم کتابیں بدلنے کی بجائے الباب کی کتابیں خود پڑھ سکتے تھے؟ جی ہاں سر، میں ایسا کر سکتا تھا، لیکن سر، جن کتابوں سے ہم علم حاصل کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک کتنی گری ہوئی بات ہوتی ہے۔ میں تو الباب کو ایک سبق دینا چاہتا تھا سر۔ الباب کی یہ حالت تھی کہ کانٹوں تو بدن میں خون نہیں، مگر اس واقعے کے بعد سے اس نے واقعی سبق حاصل کر لیا۔ اور سرفراز کے ایک جملے نے اس کی آنکھیں کھول دی۔ اس کی حالت میں اتنا سدھار آیا کہ وہ سرفراز کا دوست بن گیا اور اس نے اپنی شرارتوں سے توبہ کر لی۔ چھیڑخان کی چھڑخانیاں۔ نمرہ اور سمین دونوں سہیلیاں باتوں میں مصروف تھیں۔ اچانک نمرہ نے کہا، دیکھو دیکھو، یہ پھر آ گیا۔ سمین نے سوال کیا، کون؟ تم چپ کیوں ہو؟ بتاؤ تو صحیح، تمہارا دوست، تمہاری پڑوسی، آخر وہ ہے کون؟ نمرہ، میں نہیں بتاتی، تمہیں پہچاننا ہوگا، چلو میں اس کے بارے میں اشارے دیتی ہوں۔ بے سراغاتا ہے، رات دن سب کو ستاتا ہے، کاٹا سکے نہ اس کا نہ کوئی، وہ نہ پڑوسی نہ ہی بھائی۔ سمین ایک زوردار کہکہا لگاتے ہوئے، نمرہ بی بی، تم اپنی سہیلی سے پہیلی بجانے کے لیے کہہ رہی ہو؟ واہ بھی واہ، یہ تو چھیڑخان ہے۔ چھیڑخان؟ نمرہ، تم بھی بڑے کمال ہو، پہلی کا جواب پہلے سے دے رہی ہو۔ واقعی وہ ہیں چھیڑخان، تمہیں اچھا نام سچائی دیا۔ وہ صبح سے شام تک صبحوں کو تنگ کرتا رہتا ہے، رو رو کے بس ایک ہی راگ لاتا ہے۔ ابھی نمرہ کی بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس نے اپنے ہی گال پر زوردار تھپڑ سے اس کو بھگانے کی کوشش کی اور اپنا گال سہلاتے ہی رہ گئے۔ سمین، چھیڑخان کا کام ہی یہی ہے، اس کی چھیڑخانیوں کے کیا کہنے۔ کیا کوئی بندہ اپنے ہی گال پر اس قدر جم کر تھپڑا لگا سکتا ہے؟ لیکن یہ 2 ٹکے کی مخلوق حضرت انسان کو ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ ہر دم ناک میں دم کرنا اس کا کام ہے۔ نمرہ اور سمیں کے درمیان اس ننھے سے کیڑے یعنی مچھر خان کی شکایتوں کا سلسلہ جاری تھا کہ
गडमी रोटी हुई अटकी और फरियाद करने लगे। गड़ी आपी, उफ उफ, मेरे कान में मच्छरानी घुस गई है। फुर फुर की आवाज़ से मेरा दम निकला जा रहा है। या अल्लाह, मैं क्या करूं? लफ्ज़ मच्छरानी सुनकर नम्रा और समीन हंसने लगे। गडी से सवाल किया, ये मच्छरानी क्या भला है? गुड्डी, अब लोग अनाड़ी हैं। हमारे मिस ने बताया कि फीमेल मछली ही काटता है। अब आप ही बताएं, ये मच्छरानी का नाम हुआ या नहीं? अरे आप दोनों कुछ तो करो और मेरी बेचैनी दूर करो। आओ यहाँ आ जाओ गुड्डी, मैं तुम्हारी शिकायत दूर करती हूँ। जैसे ही नामरा ने दवाई की 2-4 बूंदें कान में टपकाई और कान बंद करने के लिए कहा, मसला हल हो गया। 2-3 मिनट बाद गुड्डी को जैसे ही सुकून मिला वो खेलने के लिए चली गई। समय, नम्रा, तुम्हारे घर में मच्छरनियाँ कुछ ज़्यादा ही है। ये भी कमाल है, मच्छर खान अपनी छेड़खानी के लिए मुफ्त में बदनाम है और मच्छर खानम अपना काम कर जाती है। ये देखो, उसकी इंजेक्शन की सुई जैसे सूंढ कर कपड़ों की तह से हमारा खून पोंछती है। हाँ, उससे निजात पाने के कोई तरीका काम नहीं आता। ऑल आउट से तो वो आउट नहीं होते हैं, हमें ही उस जगह से आउट होना पड़ता है। ये बिन बुलाए मेहमान हैं, साफ़ सुथरे घरों में भी हल्ला बोलते हैं। हारिस अपनी फतह का ऐलान करता हुआ शोर मचाता हाथ में इलेक्ट्रिक बैट थामे धुम से सोफे पर बैठकर डेंगे मारने लगता। अपी, आज मैंने इस बैट से बेशुमार मच्छर मारे हैं। नामरा, उसमें कोई शक नहीं, तुम हो ही 30 मार खां। हारिस, अभी मैं 30 मार खां नहीं, मैं तो मस्कीटो किलर हूँ, मैं मच्छर मार खां हूँ। नामरा, जो भी हो, जाओ अपना काम करो। हारिस, मज़े की बात सुनिए अपी, मच्छर मारने के चक्कर में दादा की ऐनक टूट गए, उसमें मेरी कोई गलती नहीं। 2-4 मच्छर उनके सर पर मंडराते रहते थे। मैंने बैट घुमाया और दादा की ऐनक से जा टकराई और पटाख से नीचे गिरी और उसकी डंडी अलहदा हो गई। बच्चों, आज बाबा से तुम्हारी खूब धुलाई होगी। हारिस ताज्जुब से, क्यों? मैंने जो भी हुआ सच सच बता दिया। मैं गुड्डी की तरह कुछ छुपाता नहीं। अम्मी मामला संभाल लेंगी। बाबा के आने के बाद वो दादा की ऐनक ठीक करवाएंगी और फिर किस्सा ख़त्म। समी ने हारिस से मुखातिब होकर कहा, मुझे सच बोलने वाले और अपनी गलतियों को कबूल करने वाले बच्चे बहुत पसंद है। हारिस, तुम्हारी मालूमात में एक और बात इजाफ़ा है। तुम्हें पता है मच्छरों को बाज़ लोगों का खून अच्छा लगता है, वो उन्हीं के अतराफ़ घूमते हैं। हारिस, हाँ समी दीदी, मुझे सब पता है, इसीलिए मच्छरों को दादा से बहुत प्यार है। उफ़ उफ़ कहकर वो नाचने लगा और उसने अपनी शर्ट भी निकाल कर फेंक दिया। ना मेरा हारिस, यह क्या हुआ रहा है? तुम्हें अक्ल भी है? समी दीदी बैठी हुई है और तुम ऐसी बेहुदा हरकत कर रही हो। हारिस, सॉरी समी दीदी, अभी मैं दूसरी शर्ट पहन कर आता हूँ, मुझे याद नहीं रहा। मच्छर घर गहरे रंग के कपड़े पर ज़्यादा मंडराते रहते हैं। वो अंदर गया और अपना तैयार किया हुआ प्रोजेक्ट उठा लाया। नम्रा भी तो देखती नहीं, कम अज़ कम आपकी तारीफ़ से मेरी हिम्मत बंध ही गया। समय, ठीक है, तुम्हारे प्रोजेक्ट से हमारी मालूमात में भी इजाफ़ा होगा। बताओ तो सही क्या क्या लिखा हो। हारिस, ये हुई न बात, पहले उस छोटे मच्छर के अजीब व गरीब खूबियों के बारे में बताता हूँ। दुनिया भर में मच्छरों की 3500 किस्में हैं। इस छोटे से कीड़े की 2 बड़ी बड़ी आँखें होती है
جس سے اسے حرکت کا پتہ چلتا ہے۔ وہ اپنے سر یعنی سونڈ سے کھانے اور سونگھنے کا کام لیتا ہے۔ بعض مچھر کاٹتے ہیں لیکن ان کے کاٹنے سے جراثیم نہیں پھیلتے۔ اس قسم کے مچھر کو نویسنس مسکیٹو کہتے ہیں۔ نر مچھر کی بنسبت مادہ مچھر کی عمر زیادہ ہوتی ہے۔ وہ انسانوں کا ہی نہیں جانوروں کا بھی خون پیتی ہے۔ اپنے بھائی کو درمیان میں ٹوک دیا۔ ارے بھائی، بند کرو اپنی معلومات کا پہاڑا۔ سمیع حارث کی طرف داری کرتے ہوئے کہا۔ نامرا دیکھو تو صحیح حارث نے اپنے پروجیکٹ پر کتنی محنت کی ہے۔ حارث سے مخاطب ہو کر، اچھا تمہیں ڈینگو کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ دیدی، ہمارے اسکول میں قومی یوم ڈینگو منایا گیا ہے۔ ڈینگو ایک خاص مچھر کے کاٹنے سے پھیلتا ہے۔ یہ گہرے رنگ کا ہوتا ہے۔ گہرے رنگ کا۔ اس کے جسم اور پیروں پر چاندی جیسے چمکیلے دھبے ہوتے ہیں۔ اپی، یہ شدید گرمی میں مر جاتے ہیں لیکن وہ بھی ہمارے طرح گرمی برداشت کرنے لگے ہیں۔ مارچ اپریل تو کیا مئی کے مہینے میں بھی ڈینگو کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ صاف پانی پر پھولتے ہیں۔ خاص کر شہروں میں اس قسم کے مچھر پائے جاتے ہیں۔ دن بدن اس کا مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمیں ڈینگو مکت بھارت بنانا ہے۔ سمیع اور نامرا نے حارث کو شاباشی دی۔ وہ بھائی واہ، سمیع نے کہا، دیکھو یہ بن بلائے مہمان پھر آ گیا۔ حارث تم اس کی خبر لینا، میں چلی۔ کرناٹک سے لکھا ڈاکٹر حلیمہ فردوس۔ اٹھو اب اٹھ جاؤ بچوں، نیند کو چھوڑ جاگ جاؤ بچوں۔ تم کو چھونا ہے اب آسمان سارا، لہرانا ہے جہاں بھر میں ترنگا پیارا۔ جاؤ اب چاند پر گھر بناؤ تم، اس دیش میں نئے سچنے سجاؤ تم۔ اٹھو اب اٹھ جاؤ تم، نیند کو چھوڑو جگ جاؤ بچوں۔ کھیت کھلیانوں میں نئے خواب اگاؤ بچوں، ذہن کو اپنے پڑھنے میں لگاؤ بچوں۔ محبت سیکھو، محبت کا ساز گاؤ بچوں۔ سب کی مدد کرو، سب کو ساتھ میں لاؤ بچوں۔ وقت پر کھیلو، وقت پر سو جاؤ بچوں، سب کی آنکھوں کا تارا بن جاؤ بچوں۔ اٹھو اب اٹھ جاؤ بچوں، نیند کو چھوڑو جاگ جاؤ بچوں۔ ٹھنڈی ہوائیں آئی ہیں، کالی گھٹائیں چھائی ہے، سوندھی خوشبو سے اپنا گھر آنگن مہکائی ہے۔ بجلی چمکتی ہے دیکھو، کیسے کڑکتی ہے دیکھو، سن لو بارش کی آواز کوئی بجائے جیسے ساز۔ رمجھم پانی برسا ہے، چاروں جانب سبزہ ہے، بہتے جھرتے ندیاں میں چاروں جانب خوشیاں ہیں۔ دیکھو ان بچوں کے آرمان، ان کی خوشیوں کا سامان۔ چھتری اور برساتی ہے اور کاغذ کی کشتی ہے، کوئی مصیبت جب آئے آنسو ہم نہ بہائیں گے۔ امیدوں کے ساگر ہیں، کشتی کو پیار لگائیں گے۔ سب کو پیار کر بچے، مل کر سب کھیلیں بچے۔ جھوٹ سے یہ ناواقف ہیں، سدا یہ سچ بولیں بچے۔ بچے ہم بھی بن جائیں، سب کو دل سے اپنائیں، قوم کی خدمت کر کے ہم اچھے انسان کہلائیں۔ محنت سے پڑھ لکھ کر ہم اپنے کل کو چمکائیں، کرن پیار کے پھولوں سے دیش کو اپنے مہکائیں۔ دھات سے گیس۔ ایک روز رائل سوسائٹی میں ارگن کے تجربوں کے بارے میں لیکچر دینے کے بعد ریمسے کو ایک خط موصول ہوا۔ یہ خط ارضیات کے ماہر ہنری مائرس کا تھا۔ مائرس لیکچرر میں حاضر تو نہ تھا، لیکن اسے ریمز کے تجربوں کے بارے میں معلوم تھا کہ یہ ریمسے کی ارگن کا مرکب بن جانے کی کوشش ناکام ہوئی ہے۔
हनरी ने अपने ख़त में लिखा, मुझे नहीं मालूम आपने कभी आर्गन को यूरेनियम के साथ मिलाने की कोशिश भी की है। अगर ना की हो तो मेरा मशवरा है कि आप उसे आजमाएं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 15 साल हुए कि एक अमेरिकन माहिर अर्दियात ने मादनी यूरेनियम को गंधक के तेज़ाब के साथ गर्म किया तो उसे बहुत सी गैस हासिल हुई जो नाइट्रोजन थी। हो सकता है कि इस नाइट्रोजन के साथ आर्गन भी शामिल रही हो। बड़ी मुश्किल से रमज़े ने 60 ग्राम मादनी यूरेनियम हासिल किया। जैसे ही ये शय लेबॉरेटरी में आई उसे गंधक के तेज़ाब में डाल दिया गया और उससे जो गैस निकल आए बोतलों में बंद कर दिया गया। जब दूसरे तजुर्बों से थोड़ी फुर्सत मिली तो रमज़े ने ये मालूम करना चाहा कि सरबह महर बोतलों में जो चीज़ बंद है वो नाइट्रोजन है भी या नहीं। चुनांचे उसके मददगार ने हसब मामूल इस गैस को गर्म किए हुए मैग्नीशियम धातु पर से गुजारा। नाइट्रोजन गैस को गर्म मैग्नीशियम जज्बात कर लेता है, लेकिन यहाँ तो देखने में ये आया कि सारी की सारी गैस बग़ैर जज़ब हुए बाहर निकल आई है। उससे तो यही ज़ाहिर होता है कि हेनरी मायरस ने अमेरिकन माहिर अर्दियात की जवाबात लिखी थी वो गलत थी। उसका सबूत ये भी था कि रमज़े ने जब उस गैस को रंग पैमा यानी स्पेक्ट्रोमीटर पर आजमाया तो उसमें कुछ और दिखाई दिया। फिर उसने एक ट्यूब में खालिस आर्गन गैस और दूसरे ट्यूब में नए गैस लेकर उन दोनों को रंग पट्टी पर आजमाया तो दोनों की रंग पट्टियाँ एक दूसरे से काफ़ी मिलती जुलती नज़र आई। कई अड़ी लकीरें जो आर्गन की थी वहीं उस नई गैस की रंग पट्टी में ठीक उन्हीं जगहों पर दिखाई दे रही थी। अलबत्ता एक तेज़ ज़ोर दर्दनाक की लकीर भी थी जैसी को सोडियम से हासिल होती है। इसी किस्म के एक हल्की जर्द रंग की लकीर आर्गन के दिखाई देती थी। रमज़े को पहले ये ख्याल गुजरा कि ये दोनों सोडियम ही की वजह से दिखाई दे रही हैं, क्योंकि सोडियम ऐसा अंसर है जो बेशुमार हालतों में पाया जाता है। मगर एक बात अलबत्ता काबिल गौर थी कि आर्गन और ज़ेर तजर्बा नई गैस की जर्द लकीरों की जगहें एक नहीं थी। रमज़े ने अपने रंग पैमा स्पेक्ट्रोमीटर को इधर उधर इस तरह घुमाया कि दोनों अड़ी लकीरें एक दूसरे पर बैठा जाए, लेकिन ये लकीरें फिर भी एक दूसरे से जुदा रहें, गवा वो एक दूसरे के बहुत करीब थीं। क्या रंग पैमा में कोई ख़राबी है? रमज़े सोचने लगा। शीशों को साफ़ किया मगर नतीजा वही रहा। दोनों गैसों की सोडियम की जर्द लकीरें एक दूसरे से जुदा रहें। यह क्या मुसीबत है? हैंस और क्रिशोफ के ज़माने से साइंसदान जानते थे कि रंग पट्टी में सोडियम की लकीर होती है और उसकी मुअय्यन जगह क्या है। अगर सोडियम के लाखों नमूने दुनिया के हर हिस्से से जमा किया जाए और उनकी रंग पट्टी दिखी जाए तो उन सब में एक ही मुकर्रर जगह पर उसकी मखसूस लकीर दिखाई देगी। फिर आज ये फ़र्क क्यों दिखाई दे रहा है? लंदन यूनिवर्सिटी का रंग पैमा अलग किस्म का तो था नहीं। यकाएक रमज़े के दिमाग में यह ख्याल आया, मुमकिन है कि ज़ेर तजर्बा नई गैस में कोई और नामालूम शय छिपी हुई है। उसका नाम क्रिप्टन रखा गया। ये यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है पोशीदा या छुपा हुआ। ख्याल आते ही रमज़े उसे सही या गलत साबित करने की धुन में लग गया। तारीख कमरे में उस घंटों
गुजारे, बार बार मादनी यूरेनियम की रंग पट्टी का मुताला करता और आर्गन की रंग पट्टी से उसका मुकाबला करता, मगर उसकी तसल्ली ना होती। तब उसने सारी तफसील अपने दोस्त क्रोकस को लिख भेजी, जो तबीयत का माहिर था और जिसके पास नहायत आला किस्म के रंग पैमा थे। उसने क्रोकस को क्रिप्टन गैस एक ट्यूब में सरबा महर करके भेजा और उसकी रंग पट्टी का मुतालिया करने को लिखा। ये बात 22 नवंबर 1895 की है। दूसरे दिन रैमजे को लेबॉरेटरी में एक तार मिला, जिसे उसने अंधेरे कमरे की मध्यम रोशनी में पढ़ाकर प्रोटॉन गैस हीलियम है, अगर खुद देख लो। रैमजे फ़ौरन क्रूक्स की लैबोरेटरी पहुंचा और उसने देखा कि वाकई नई गैस की सोडियम वाली लकीर हीलियम गैस की लकीरें से बिल्कुल मुताबिकत रखती है। उसका मतलब ये हुआ कि जो हीलियम गैस पहले सिर्फ सूरज पर मानी जाती थी, अब उसका वजूद ज़मीन पर भी साबित हो गया और अब दुनिया में बसने वाले साइंसदां उस काबिल हो गए कि सूरज पर पाई जाने वाली गैस की खासियतें मालूम कर सकें। बाद के तजुर्बों ने साबित किया कि हीलियम भी उन अनमोल अनासर में से एक है जो अर्गन की तरह किसी दूसरे अंसर के साथ मिलकर कोई मरकब नहीं बनाते। हीलियम गैस की एक दिलचस्प खासियत ये मालूम हुआ कि हाइड्रोजन के बाद ये सबसे हल्की चीज़ है जो दुनिया में पाई जाती हैं, मगर हीलियम की दरियाफ्त पर ही बात ख़त्म नहीं हुई। रैमजे ने ऐलान किया, अभी हमने सब कुछ दरियाफ्त नहीं किया है। बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि हीलियम और अर्गन जैसे कुछ और अनासर भी मौजूद हैं जिनका इल्म हमें अब तक नहीं हुआ है। उनको जान लेने के बाद कुछ अंसरों का एक नया ग्रुप या ख़ानदान बन जाएगा। इस यकीन के साथ रैमजे और उसके साथी एक बार फिर नए अंसरों की तलाश में लग गए, जिन्हें उसने ख़ानदान के अफराद के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया जा सके। उन्होंने कोई 150 केमियाब मादनियात और मुख्तलिफ़ किस्म के कुदरती अबशरों के पानी का मुतालिया किया। आसमान से टूटे हुए तारों, शहाब साक़िफ़ से गुज़रने वाले पत्थरों पर तजर्बे किए ताकि मतलूबा अंसरों की निशानदेही हो सके। फिर जुस्तजू, तहकीक और तलाश के बाद रैमजे की कोशिश कामयाब हुई और नए अंसरों का शुरू हुआ, और वो भी कहाँ से? वही मामूल हुआ जिसमें हम सांस लेते हैं। रैमजे के तजुर्बों ने बताया कि हवा में मामूली हवा में जो हमारे चारों तरफ छाई हुई है, अर्गन के अलावा 3 अंसर भी हैं। उनका नाम उसने रखा नियोन, क्रिप्टन और ज़ेनोन। हीलियम की मौजूदगी का तो उसे पहले ही पता चल चुका था, और अब गोया उन नए दरियाफ्त शुदा 5 अंसरों का एक ख़ानदान हो गया जो गैसों की शक्ल में हवा में मौजूद हैं। उनकी मकदार इतनी कलील होती है कि रैमजे जैसा तहकीक होशियार साइंसदान भी अपनी सारी बारीक बनी के बावजूद को अर्गन के साथ साथ एक ही वक्त में दरियाफ्त ना कर सका था। उसका अंदाज़ा इस तरह लगाया जा सकता है कि हम जब सांस लेते हैं तो तकरीबन 5 मकाब सेंटीमीटर यानी 5.00 हवा नाक में दाखिल होती है। गोया निस्फ चमचे में 1/500 हिस्सा नियोन, 1/200 हिस्सा हीलियम, 1/10000 हिस्सा क्रिप्टन और 1/100 हिस्सा ज़ेनियन का होगा। जो लोग अब तक ये समझते रहे हैं कि हवा में सिर्फ ऑक्सीजन या नाइट्रोजन गैस होती हैं, वो शायद ये जानकर घबराएंगे कि सांस लेते वक्त उन 2 गैसों के अलावा और भी गैस
फेफड़े में दाखिल होती रहती हैं। ना जाने ये क्या नुकसान पहुंचाती होगी। हकीकत यह है कि ये गैसें बिल्कुल बेज़रूर है, इसलिए कि ये किसी दूसरे शय से मिलकर मरकब बनाती ही नहीं। जैसे अंदर जाती हैं वैसे ही निकल आती हैं। इन नए गैसों के दरियाफ्त के फ़ौरन बाद उस पर गौर होने लगा कि क्या उनका कोई मसरूफ़ भी हो सकता है। जैसे जैसे तहकीक बढ़ती गई, नए नए इस्तेमाल समझ में आने लगे। बिजली के बल्ब में आर्गन गैस भरी जाने लगी ताकि बल्ब के अंदर दहकते हुए तार जलने ना पाएँ और देर तक उनसे रोशनी मिलती है। उसका मालूम के लिए क्रिप्टॉन और ज़ेनॉन ज़्यादा मुफीद साबित हुई। उनसे भरे हुए बल्ब कभी ख़राब नहीं होते। नियॉन गैस का दूसरा मसरफ़ निकला गया। अगर कांच की नली में नियॉन गैस भरकर उसमें से बिजली गुजार जाए तो नहायत खुशनुमा सुर्ख रंग की रोशनी हासिल होती है। दुकान के नाम और तारबाजी के लिए ये रोशनी शहरों में बहुत इस्तेमाल होती है। कांच की नली से इश्तिहार या नाम का हरफ बनाने के लिए जाते हैं और उनमें नियॉन गैस भरकर बिजली गुजारी जाती है। वो हरफ सुर्ख रंग में चमकने लगती है। हीलियम का मसरूब गुब्बारों में होने लगा। अब तो हवाओं जहाज़ से सफ़र आम हो गया, लेकिन जब तक ये नहीं हुआ था लोग ज़ैपलिन में सफ़र करने की तरफ तरीक़ों पर गौर कर रहे थे। ये सिगार की शक्ल का एक फ़ज़ाई जहाज़ था जिसमें हाइड्रोजन गैस भरी जाती थी। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। इस हल्केपन की वजह से जहाज़ हवा में ऊपर उठता और फिर फ़ज़ा में तैरता चला जाता। ज़ैपलिन दरअसल एक शख्स था जिसके नाम से ये जहाज़ मौसूम हो गया था। उस किस्म के जहाज़ में सबसे बड़ा ख़तरा ये था कि हाइड्रोजन जल उठने वाली गैस है और एक चिंगारी भी जहाज़ को जलाकर खाक कर देने वाले के लिए काफ़ी है। हीलियम हाइड्रोजन से ज़रा भारी है, फिर भी बहुत हल्की गैस है और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जलने जलाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब फ़ज़ा इस जहाज़ का तो खैर रिवाज नहीं रहा, मगर गुब्बारों में अब भी उसी गैस का इस्तेमाल होता है। ये हल्के भी है और महफूज भी। ग़ज़ाइयात से भरपूर पपीता। पपीता आमतौर पर गर्म मुल्कों में पाया जाता है। ये क्यारिका नामी पौधे का मीठा फल है, लेकिन उसकी मिठास खुद हज़म होने वाली है। इस तरह ये बुनियादी तौर पर एक मुफीद ग़ज़ा है। ये ख़ासकर अमेरिका के इलाक़ों का फल है, लेकिन बड़े पैमाने पर उसकी फसल मैक्सिको में होती है। तिजारती सतह पर फिलीपींस, अमेरिका, हवाई, अफ्रीका, लंका, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया में उसकी फसल उगाई जाती है। पपीते में 90% पानी, 72% कार्बोहाइड्रेट, नमक के अलावा चूना, फास्फोरस, लोहा और टॉमन यानी हयातीन सी कशीर मकदार में पाया जाता है। सेहत के नुक्ता नज़र से ये बहुत मुफीद है। ये बहुत जल्द ही हज़म हो जाता है और जिस्म में मौजूद मादों को भी हज़म कर देता है। ये फल छोटे बच्चों की नशो व नमा, हामिला ख़वातीन और बच्चों की दूध पिलाने वाली ख़वातीन को तवानाई फ़राहम करने वाला एक उम्दा फल है। उसके बारे में एक दिलचस्प बात कही जाती है कि जितना उसका वज़न है उसके मुकाबले में 200 गुना ज़्यादा वज़न हज़म कर सकता है। आंतों में ख़ास हयातीन की ज़रूरत को ये पूरा करता है और गैस और कब्ज़, बार बार हाजत की शिकायत को दूर करने में फ़ौरी तौर पर कारगर साबित होता है। 25 बवासीर और उसी तरह की पुरानी बीमारियों, जल्दी अमराज, ख़वातीन की ज़ाती बीमारियों, गले की बीमारियाँ, आंतों का बढ़ जाना,
वगैरह बीमारियों में ये मुफीद साबित होता है। जिन लोगों का हाजमा कमज़ोर है उनके लिए इस्तेमाल नुमायाँ नहायत मुफीद है। ये जरासीम कश फल है। पपीता गोश्त के सख्त रेशों को और बीमारी के जरासीम को घुला डालने में बहुत मुफीद साबित होता है। हर तरह की बीमारियों की ख़ास वजह जिस्मानी रशों का सख्त हो जाना और वक्त से कबल बुढ़ापा आने की वजह भी यही है। हकीकत तो ये है कि पपीते का निचोड़ अर्क जिस्मानी गोश्त के रेशों और महीन जिस्मानी स्वरखों में दाखिल हो जाता है और ये फल सूरज की शाओं का ख़जाना भी है। उसके इस्तेमाल से पुरानी टीबी की बीमारी रुक जाती है। घुटनों और टखनों की सूजन उसके इस्तेमाल से कम होती है और घटिया के दर्द में भी उसका इफाक़ा होता है। कमज़ोर जिस्मानी आज़ा अपनी आम हालत में आ जाते हैं। अक्सर खाने के बाद लोग पेट में दर्द की शिकायत का ज़िक्र करते हैं, लेकिन एक हफ़्ता उसका इस्तेमाल से फ़ौरी फ़ायदा होता है और दर्द हमेशा के लिए जाता रहता है। ऐसे कई क़ायदों का ज़िक्र क़दीमी किताबों